हेलो बच्चों, आज हम लोग नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है। इस कविता के एक्सप्लेनेशन के सेकंड पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कविता के 3 पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन, उसके कठिन शब्दों के अर्थ और काव्यगत सौंदर्य के संबंध में बता दिया है। और आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी के जो 3 पैराग्राफ्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आप लोगों को बीच बीच में बताती चलूंगी और काव्यगत सौंदर्य के संबंध में भी बताने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है उससे देख लें, जिससे कि उनके 3 जो पैराग्राफ्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन उन्हें तैयार हो जाए। ठीक है, बादल को घिरते देखा है, ये नागार्जुन जी की कविता है और नागार्जुन जी हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी धारा के कवि माने जाते हैं और उनका जो घुमक्कड़ स्वभाव है उसी के दर्शन हमें होते हैं इस कविता में। क्योंकि ये कविता जो है उनके तिब्बत यात्रा के दौरान लिखी गई कविता है और इस यात्रा में ही घूमते टहलते ये हिमालय पर्वत के अंचलीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहाँ की सुषमा को देख करके ये भाव विभोर हो जाते हैं और उससे ही जो कुछ भी उसकी सुंदरता को आत्मसात वो कर पाते हैं उसको ही अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। ठीक है, तो इस कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। कवि कहते हैं दुर्गम बर्फानी घाटी में 600 फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि जो सैकड़ों हजारों फीट ऊंची बर्फ से ढकी हुई घाटियां हैं, ठीक है, जो बहुत ही ऊंचाई पर हैं, ये हिमालय क्षेत्र पे जो सैकड़ों हजारों फीट ऊंचाई पर बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई घाटियां हैं, उस घाटी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है, यानी मनुष्य वहां पर सरलता से नहीं पहुंच सकता। ठीक है, लेकिन वहां पर वो ऐसे मृग का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर ऐसा मृग पाया जाता है, ऐसे मृग को उन्होंने देखा है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे मृग को मैंने देखा है जिसकी अलख नाभि से उठने वाले, जिसकी नाभि में जो है क्या होता है, कस्तूरी होती है। ठीक है, तो कस्तूरी क्या होती है बच्चों? कस्तूरी एक प्रकार का सुगंध होता है। ठीक है, बहुत ही तीक्ष्ण सुगंध होती है ये, जो कि पूरे वातावरण को मादकता से भर देती है। तो ऐसे ही मादक उन्मत्त करने वाले सुगंध को जो है सुगंध को ही हम कस्तूरी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक मृग उस घाटी क्षेत्र में पाया जाता है जिसकी नाभि से एक प्रकार की सुगंधी उठती है, यानी बिल्कुल ही निज के ही उन्मादक, यानी अपने ही भीतर उठने वाले सुगंधी से, अपने ही भीतर उठने वाली सुगंधी से उन्मत्त होकर के, उन्मादक अर्थात उन्मत्त होकर के उस सुगंधी के पीछे भागते दौड़ते ऐसे मृग को उन्होंने देखा है। ठीक है, चूंकि उसे वह सुगंधी जो है वो दिखाई नहीं देती है, अलग नाभि से उठने वाले, यानी वो अलग है, दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि उसकी नाभि में है वो, यानी जो मृग होता है उसकी नाभि के पास एक थैली होती है, उसमें ही ये कस्तूरी सुगंध होती है। ठीक है, तो चूंकि नाभि के पास होता है तो उसे वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी सुगंध जो है उसे उन्मत्त करती रहती है, जिसके कारण वो इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, जिसको पानी की चाहत में वो इधर उधर भागता दौड़ता रहता है। ऐसे तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, यानी ऐसे युवा मृग को उन्होंने देखा है जो कि चूंकि वो जो सुगंधी है उसे नहीं पा पाता है, तो न पा पाने की दशा में सुगंधी को न पा पाने की दशा में वो कस्तूरी मृग स्वयं पर चिढ़ने लगता है, यानी ऐसे कस्तूरी मृग को उन्होंने स्वयं पर चिढ़ते देखा है।
बादल को घिरते देखा है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे युवा मृग को उन्होंने स्वयं पर झुंझलाते हुए, खिजलाते हुए, चिढ़ते हुए देखा है और ऐसे सुंदर वातावरण में उन्होंने बादल को घिरते देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि हिमालय क्षेत्र की जो इतनी सुंदरता है, ये सुंदरता जो है इतनी ज़्यादा है, उसकी प्राकृतिक सुषमा इतनी ज़्यादा है कि उन सबको वो देख करके उनके भीतर अनेक भाव उत्पन्न हो रहे हैं कवि के भीतर, और भावों की अधिकता इतनी ज़्यादा हो गई है और उसे अभिव्यक्त कर पाने में वो अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। यानी भावों की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदरता है वहाँ पे, लेकिन उनके पास स्वयं के पास शब्दों की कमी है क्योंकि वो उसे अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हूबहू वो चाहते हैं चित्रण करना, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कहीं कुछ कमी दिख रही है, जिसके कारण अपने भावों को वो पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो स्वयं पर ही उन्हें एक चिढ़ महसूस हो रही है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति वो करने में असमर्थ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है मनुष्य के जीवन में, जब मनुष्य खुद के प्रयास, जितना भी वो प्रयास करता है, इसके बाद भी वो कुछ चीज़ों में सफल नहीं हो पाता है, तो उसे स्वयं पर एक झुंझलाहट होती है, खिजलाहट होती है। तो ऐसे ही रूप को यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहते हैं, यानी भावों को प्रदर्शित करना चाहते हैं कवि कस्तूरी मृग के माध्यम से। ठीक, इसके कुछ शब्दों के जो अर्थ हैं उसे आप देख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। दुर्गम का अर्थ होता है जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। शत सहस्त्र यानी सैकड़ों हजारों, अलग दिखाई न देने वाली, जो देखा न जा सके। निज अपना या स्वयं। उन्मादक मस्त कर देने वाली, उन्मत्त पागल। परिमल सुगंध, धावित दौड़कर। तरल बहने वाला पदार्थ, द्रव अस्थिर या चंचल। ठीक है, तरुण युवा, कस्तूरी नर हरिण के नाभि के पास की थैली में पाए जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ, मृग हिरण। ठीक है, इस कविता में कुछ कुछ कविता के कुछ काव्यगत सौंदर्य के संबंध में भी मैं बता देती हूँ बच्चों आप लोगों को, क्योंकि जब भी आप अपने एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो उसमें आप कविता में आए हुए अलंकार, छंद, रस, उसकी जो भाषा शैली है उसके संबंध में आप बता पाइए। ठीक है, तो कस्तूरी सुगंध की खोज का सादृश्य वर्णन किया है, क्योंकि इसको पूरा उन्होंने सजीव रूप में देखा है कवि ने और उसका ही वर्णन करने का प्रयास किया है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कोमलकाम शब्दावली एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के कुछ शब्द हमें देखने को मिलते हैं। मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि कवि मानवीकरण अलंकार है क्योंकि इसमें कवि ने कस्तूरी मृग के माध्यम से मनुष्य के भावों का चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया है। प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप चित्रित किया गया है। भाषा सरल एवं स्पष्ट है। ठीक है बच्चों, आप आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अगला पद्यांश है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर मेघ महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर भी कवि जो है हिमालय क्षेत्र की सुषमा का ही वर्णन करते हुए आगे उल्लेख कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि धन का स्वामी है कुबेर। ठीक है, ये कुबेर जो है हिमालय की ऊंचाइयों पर, हिमालय की पर्वतों के क्षेत्र में पहुंचने के बाद भी धन के स्वामी कुबेर की जो अलकापुरी है, यानी धनपति यानी धन के जो देवता होते हैं वो होते हैं कुबेर। तो उनकी जो अलकापुरी है, यानी उनके जो जहाँ पे राज्य सिंहासन था, उनका राज्य करते थे, वहाँ की जो राजधानी थी वो थी अलका, उसका उल्लेख उन्होंने किया। तो अलकापुरी को उन्होंने नहीं देखा हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ये अलकापुरी का जिक्र यहाँ कैसे आया, तो कालिदास जी की एक रचना है मेघदूत।
कालिदास संस्कृत साहित्य के महाकवि माने जाते हैं और उनका एक खंड काव्य है मेघदूत। ठीक है, मेघदूत, जिसमें धनपति कुबेर के द्वारा श्रापित होकर के, यानी धनपति जो कुबेर हैं जिनकी राजधानी थी अलकापुरी, उस अलकापुरी में एक यक्ष रहता था जिसने किसी प्रकार का कोई अपराध किया, जिसके दंड स्वरूप इसको सजा देने के लिए धनपति कुबेर ने अपनी अलकापुरी से उसे निष्कासित कर दिया था, यानी उसे देश निकाला दे दिया था। यक्ष को देश निकाला मिला, जिसके कारण वो अपनी यक्षिणी यानी प्रेमिका से दूर हो गया और ऐसी स्थिति में वो दोनों जो है विरह से युक्त हो गए, यानी विरहाकुल हो गए। और जब वो देश निकाला उसे मिला तो वो जब जहाँ दूसरी जगह जा कर के रहने लगा, रामगिरी के पर्वतों की आसपास की जगह पे, तो वहाँ से उसने आषाढ़ के महीने में, ये पूरी जो कथा है बच्चों, ये कालिदास के मेघदूत खंड काव्य की है। तो आषाढ़ के महीने में उत्तर भारत की तरफ, यानी लगभग जून लास्ट और जुलाई का जो समय होता है प्रारंभ का, वो आषाढ़ का महीना कहा जाता है। तो उस समय में उत्तर भारत की ओर जो है मेघ जाते हैं, मेघ यानी बादल। तो उन बादलों को उसने, यक्ष ने अपना संदेश वाहक बना करके अपनी प्रियतमा के पास भेजा, अपना संदेश लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो बादल है वो एक मैसेंजर का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कल्पित रूप है। ठीक है, कल्पित रूप है, लेकिन कालिदास ने जो इसका जिक्र किया है, महाकवि कालिदास ने, वो एक पूरी कथा के रूप में इसका जिक्र किया है। ठीक है, तो उस मेघदूत को उस यक्ष ने अपनी प्रेमिका यक्षिणी के पास अपना संदेश लेकर के भेजा था। तो ये पूरी कहानी थी खंड काव्य मेघदूत की। तो यहाँ पर कवि जो हैं कहते हैं कि कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने अपने जिस अलकापुरी राज्य की राजधानी जो थी उनके, उसका जो उल्लेख किया है खंड काव्य में, वो मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला, यानी उसका कोई ठिकाना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो कालिदास ने जिस स्थान का जिक्र किया था वो हिमालय की ऊंचाइयों पर ही वो राज्य स्थापित था। तो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर आने के बाद भी मुझे वो अलकापुरी राज्य नहीं दिखाई दिया। और कालिदास ने व्योम प्रवाही गंगाजल का, व्योम यानी आकाश प्रवाही से निरंतर बहता हुआ, और गंगाजल यानी जिस आकाश गंगा की, यानी आकाश से गिरते हुए बहते हुए जल को, यानी जिस आकाश गंगा की का वर्णन कालिदास जी ने किया था अपने मेघदूत में, वो आकाश गंगा कवि को यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दिया। यानी आसमान से बहने वाला जो जल है उसको उन्होंने बहुत ढूंढा बहुत, परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं। यानी वो मेघदूत, जिस आकाशगंगा की बात उन्होंने की थी, वो आकाशगंगा भी यहाँ पर नहीं दिखाई दिया कवि को। और जिस मेघदूत की बात की थी, यानी उस यक्ष ने जिसे अपना मैसेंजर बना करके जिस बादल को भेजा था, वो बादल, वो जो मेघदूत है, वो भी यहाँ पर उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, उसका भी अता पता उन्हें नहीं चला। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। कवि कहते हैं कि क्या पता वो बादल रूपी छाया में हो, यानी वो केवल छाया मात्र हो बादलों का, जो कि यहाँ के क्षेत्र में आकर के बरस पड़ा होगा। ठीक है, यानी हिमालय क्षेत्र में आकर के वो बादल रूपी जो छाया है वो यहाँ आकर के बरस पड़ा होगा, यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया होगा। यानी निश्चित रूप से वो जो मेघदूत था वो यहाँ पर आकर के बरस पड़ा होगा, उसकी कोई भी यहाँ पर सजीवता नहीं दिखाई पड़ रही है, कुछ भी यहाँ पर उसका अता पता नहीं चल रहा है। जाने दो वह कवि कल्पित था। कवि कहते हैं आगे, यानी नागार्जुन जी कहते हैं कि कालिदास जी ने
जिस मेघदूत की बात की है खंड काव्य में अपने, वो संभवतः कल्पना मात्र थी उनकी, ठीक है। और वो जो मेघदूत था वो मात्र कल्पना थी उनकी, क्योंकि उसका सजीव रूप यहाँ पर कुछ भी दिखाई उन्हें नहीं दे रहा है। अब कवि अपनी ही बात पर आ जाते हैं, यानी चूंकि वो सजीव रूप में यहाँ के दृश्य को देख रहे हैं तो उसी की बात पर फिर वापस आ जाते हैं। कहते हैं छोड़ो जाने दो, वहां से ध्यान हटाते हैं कवि और कहते हैं कि मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानल से गरज गरज बढ़ते देखा है। कवि कहते हैं कि मैं लेकिन यहाँ पर सजीव रूप में आंखों देखी मैं दृश्य का वर्णन कर रहा हूँ, और मैंने तो भयंकर सर्दी में, भयंकर ठंड की जो रात है, जाड़ों की जो रात है, इसमें मैंने नभचुंबी कैलाश पर्वत पर, यानी आकाश को छूने वाले कैलाश पर्वत पर मैंने महामेघ को, यानी बड़े बड़े बादलों को मैंने झंझानिल से, यानी तूफानों से, भयंकर हवा की जो थपेड़े चल रहे हैं, भयंकर झंझानिल जो है उससे टकरा टकरा करके गर्जना करते हुए, भिड़ते हुए देखा है, यानी गर्जन की आवाज होते हुए मैंने देखा है। ऐसे संपूर्ण दृश्य में मैंने बादल को घिरते देखा है। यानी यहाँ पर जो है, चूंकि कवि जो है वो हिमालय के क्षेत्र में स्वयं पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने स्वयं आंखों देखा वर्णन किया है, सजीव चित्र उपस्थित कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि कालिदास जी जो हैं, जिन्होंने उस खंड काव्य में जिन जिन चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया था, अपने अलकापुरी का जिक्र किया था, आकाश गंगा का जिक्र किया था, मेघदूत का जिक्र किया था, तो इन सब का जो उल्लेख उन्होंने अपनी खंड काव्य में किया था, तो निश्चित रूप से वो सभी जो है वो कल्पित होगा, यानी एक निश्चित रूप से वो एक इमेजिनेशन होगी कवि की। लेकिन अभी जो वर्णन कवि कर रहे हैं वो एक सजीव वर्णन है, क्योंकि ये अपनी आंखों से देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। और ऐसी भयंकर ठंडी तूफानी रात में जो है आसमान को छूने वाले कैलाश पर्वत पर जो बड़े बड़े मेघ हैं, उस महामेघ को उन्होंने तूफानों से लड़ते भिड़ते गर्जना करते हुए देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भाव ये है बच्चों, कवि ये कहना चाहते हैं कि उनके मन में विभिन्न प्रकार के भाव विचार जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, वो उसकी सजीव रूप में अभिव्यक्ति करने का वो प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कवि ये कहना चाहते हैं कि महाकवि कालिदास जी ने जो वर्णन किया, जिस अलकापुरी का वर्णन किया, जिस आकाश गंगा का वर्णन किया, जिस महामेघ का मेघदूत का वर्णन उन्होंने किया, तो वो सभी जो है वहाँ पे नहीं उन्हें दिखाई दिए। तो उनका कवि ये कहना चाहते हैं इन बातों से कि मनुष्य कल्पनाएं चाहे जितनी कर ले, बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर ले, ऊंची ऊंची सुंदर सुंदर कल्पनाएं कर सकता है, लेकिन वास्तव में जो सजीव रूप होता है, वो सजीव रूप जो है वो कुछ कड़वाहट भरा रूप भी हो सकता है, कुछ अजीब सा दृश्य भी हो सकता है, कुछ बुरा अनुभव भी दे सकता है आपको, लेकिन सजीवता और यथार्थता जो होती है वो जो देखी जा रही है उसका ही वर्णन यहाँ पर कवि अपनी कविता में कर रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। इन कठिन शब्दों के अर्थ आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए, जब भी आप कविता पढ़ें तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी इसमें। तो धनपति, धन का स्वामी कुबेर, धन का देवता अलका। हिंदू धर्म के अनुसार धनपति कुबेर की नगरी अलकापुरी। ठिकाना, स्थान, जगह, व्योम, प्रवाही, आकाश में बहने वाला या बहता हुआ मेघदूत कालिदास की एक रचना है जो कि खंड काव्य है। छाया में, छाया से युक्त या छायादार। कवि, कल्पित यानी कवि के द्वारा कल्पना किया गया। नभचुंबी यानी नभ को चूमने वाला। भीषण, भयंकर और झंझानिल यानी तूफान। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों काव्यगत सौंदर्य, यानी इन पंक्तियों में हमें क्या क्या काव्य शिल्प देखने को मिलते हैं। तो कालिदास जी के जीवन का अंश चित्रित किया गया है, यानी कालिदास के मेघदूत की चर्चा की गई है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जो भी उल्लेख किया गया है वो बहुत ही सुंदर है, तो इसे आप लिख सकते हैं। प्रकृति चित्रण बहुत ही मनमोहक है,
क्योंकि पूरा ही बादल को घिरते देखा है। ये कविता जो है ये पूरा प्रकृति चित्रण का ही रूप है, तो उससे आप हर पंक्तियों में लिख सकते हैं प्रत्येक अनुच्छेद की। कवि के अनुसार सुंदरता का जन्म धरती से ही हुआ है, शब्द बिंब का प्रयोग है, माधुर्य गुण है तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है, भाषा सरल और स्पष्ट है। ठीक है, पूरी कविता में हमें कहीं कहीं तत्सम शब्द देखने को मिल ही जा रहे हैं बार बार। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं आगे, अगला पद्यांश देखते हैं। पद्यांश 6। कवि कहते हैं, शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुबले लटकाए। शतदल लाल कमल वेड़ी में रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र राक्षसों पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाघ बाल कस्तूरी मृग छालू पर पलथी मारे, मदिरा रुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। तो ये है कविता का अंतिम अनुच्छेद, और इन पंक्तियों में कवि हिमालय क्षेत्र में रहने वाले उन किन्नर किन्नरियों का जिक्र कर रहे हैं। किन्नर किन्नरियां जो मानवेतर जाति हैं, प्राचीन साहित्य में उल्लेखित किया गया है, लिखा गया है कि ये मानवेतर जाति हैं और जो कि गीत संगीत से, नृत्य से जुड़े हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो हिमालय के पर्वतीय अंचल में ये रहते हैं और प्रकृति से ही, प्रकृति पर ही उनका पूरा जीवन निर्भर होता है। ठीक है, तो इसी का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में, यानी सैकड़ों निर्झर यानी सैकड़ों जो झरने हैं वो निर्झर रूप में बह रहे हैं। बहुत सारे झरने जो हैं, सैकड़ों झरने बह रहे हैं। कहाँ पर बह रहे हैं? ये देवदारू कानन में, यानी देवदार का वृक्ष होता है, यानी बरगद का जो वृक्ष होता है उसे कहते हैं। बहुत सैकड़ों हजारों वर्षों तक ये जीवित रहता है। ठीक है, तो ये देवदार का जो वृक्ष का पूरा जंगल है, यानी बरगद के वृक्ष का पूरा जंगल है, और उस जंगल में हजारों झरने बह रहे हैं। वहाँ पे सैकड़ों झरने बह रहे हैं। शत शत का अर्थ होता है सैकड़ों, तो सैकड़ों झरने वहाँ पर निर्झर होकर बह रहे हैं, निर्झरणी बह रही है। और उसकी जो कलकल की आवाज़ है, झरनों के बहने से जो कलकल की जो आवाज़ है, उससे पूरा जंगल जो है वो गुंजायमान हो रहा है। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। शोणित का अर्थ हो गया बच्चों यहाँ पर लाल, धवल का अर्थ हो गया सफेद, यानी जो भोजपत्र है सफेद और लाल भोजपत्रों से कुटियां बनाई गई हैं, यानी कुटियों के भीतर जो है वो छाया हुआ है भोजपत्र, और पत्तों से वहाँ पे कुटियां बनाई गई है। और उन कुटियों के भीतर जो हैं कौन रहते हैं, यानी जो झोपड़ी बनाई गई है पत्तों से, उन झोपड़ियों में किन्नर किन्नरियां रहते हैं। ठीक है, और रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, यानी बहुत सारे रंगों वाले, विभिन्न रंग बिरंगे, यानी विभिन्न रंग बिरंगे का अर्थ हो गया यानी कई रंगों वाले, कई रंगों वाले और सुगंधित, यानी जिसकी सुगंध बहुत ही अच्छी है। तो फूलों से कुंतल को साजे, यानी ऐसे पुष्प जो विभिन्न रंगों के हैं और उसकी जो सुगंध है वो भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे फूलों से उन्होंने अपने कुंतल को, कुंतल यानी उनके जो बाल हैं उसको उन्होंने सजाया हुआ है, यानी बालों में उन्होंने रंग बिरंगे सुगंधित फूल लगाए हुए हैं। ठीक है, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगढ़ गलों में। इंद्रनील का अर्थ होता है नीलम की मड़ियों से बना हुआ माला। ठीक है, इंद्रनील कहते हैं इसको। ठीक है, विभिन्न प्रकार की मड़ियाँ होती हैं, उसमें एक नीलम मड़ि भी होती है नीले रंग की। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो जो किन्नर किन्नरियाँ हैं उनके जो गला है उनका वो कैसा है, शंख के समान सुघड़ है।
तो शंख के समान सुघड़ यानी बहुत सुंदर उसकी बनावट है, शंख के समान उनके गले की बनावट है। और उस सुंदर गले में, शंख के समान सुंदर गले में उन्होंने इंद्रनील की माला पहनी हुई है, नीलम मणियों की माला पहने हुए हैं। ठीक, आगे कवि कहते हैं कि कानों में कुवलय लटकाए। और कानों में क्या उन्होंने पहन रखा है? कानों में उन्होंने कुवलय यानी कमल, कमल के पुष्प उन्होंने कानों में लटकाए हुए हैं। ठीक है, जैसे बालियां पहनती हैं लेडीज, तो उसी तरह से किन्नर किन्नरियां जो हैं वो कानों में अपने कमल के पुष्प लटकाए हुए हैं। शतदल लाल कमल वेड़ी में। ठीक है, तो शतदल, शतदल का अर्थ होता है सैकड़ों पंखुड़ियों वाले। ठीक है, यानी सैकड़ों पंखुड़ियां जिसमें हैं, ऐसा लाल कमल उनकी वेड़ी में लगा हुआ है, यानी उनकी चोटियों में लगा हुआ है। उन्होंने अपनी चोटी में लाल कमल बांधे हुए हैं, सैकड़ों पंखुड़ियों वाले। रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षासो पूरित। कवि कहते हैं आगे कि उनके जो पान पात्र हैं, यानी पीने वाला जो बर्तन है, पात्र मीन्स होता है बर्तन, तो पीने वाले बर्तन के बारे में बताते हैं कि उनके पीने वाला बर्तन कैसा है? रजत से बना है, रजत रचित यानी चांदी से बना हुआ है वो। ठीक है, चांदी से बना हुआ है। और मणि खचित कला में यानी उस पर बहुत सारी मणियां लगी हुई हैं, विभिन्न प्रकार की मणियों से उस पर कलाकृति बनी हुई है, यानी इतना सुंदर वो बर्तन है जो पीने वाला उनका बर्तन है। और वो बर्तन जो है वो द्राक्षासो पूरित यानी अंगूर के जो रस हो, अंगूर का जो रस है उससे भरा हुआ है, यानी अंगूर की मदिरा से भरा हुआ है। शराब जो होती है अंगूर से बनती है, तो उससे वो जो पात्र है यानी बर्तन जो है पीने वाला वो भरा हुआ है। रखे सामने अपने अपने, यानी वो बर्तन कहाँ पर रखा हुआ है? लोहित चंदन की त्रिपदी पे, यानी वो जहाँ बैठे हैं उसके सामने जो एक त्रिपदी है, त्रिपदी यानी 3 पाइयों वाली चौकी, 3 उसके खड़े होने वाले जो स्टैंड होते हैं वो है। और वो जो चौकी है वो कैसे बनी हुई है? लाल चंदन से बनी हुई है। चंदन की लकड़ी बहुत ही महंगी होती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो लाल चंदन की त्रिपदी पर वो पीने वाला बर्तन उनका रखा हुआ है जो कि अंगूर के रस से भरा हुआ है। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालू पर पंथी मारे। आगे कवि कहते हैं कि वो त्रिपदी के पास सामने बैठे हुए हैं, और किस पर बैठे हुए हैं? नरम यानी कोमल, निदाग यानी गरम, बाल कस्तूरी के मृग छालू पर, यानी जो छोटे कस्तूरी मृग होते हैं, कस्तूरी जो हिरण होते हैं, उनके छाल से बने हुए आसन पर वे पलथी मारकर बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है वो ठंडा है, तो उनके बैठने का जो स्थान है वो गर्म होना चाहिए। तो वो मृग छाल यानी हिरण की छाल से बने हुए आसन पर वो बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही मुलायम और बहुत ही गर्म है। ठीक है, मदिरा ऋण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों को मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि उनकी आंखें जो हैं, उन किन्नर किन्नरियों की आंखें जो हैं मदिरा ऋण हो गई हैं, यानी शराब के नशे से युक्त हैं, यानी उनपे उनकी आंखों में आंखें जो हैं वो नशे के कारण बिल्कुल लाल लाल सी हो गई हैं, मदिरा से अरुण हो गई हैं, यानी लाल लाल हो गई हैं। ऐसे उन्मत्त उस उन्मादक किन्नर किन्नरियों को उन्होंने, उनकी जो उंगलियां हैं बिल्कुल ही कोमल मुलायम और सुंदर सी जो उंगलियां हैं उनको उन्होंने वंशी पर फिरते देखा है। वंशी के जो छेद होते हैं छिद्रों पर उसे फिरते देखा है, यानी ये जो किन्नर किन्नरियां हैं वो
बैठ करके आराम से मदिरा पान करते हैं और मदिरा पान करने से उनकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल लाल लाल हो गई हैं, नशे से युक्त हो गई हैं। और ऐसे समय में चूंकि उन्हें संगीत भी प्रिय है तो वो वंशी बजा रहे हैं और उनकी जो नरम बिल्कुल कोमल मुलायम जो सुंदर सुंदर उंगलियां हैं वो जो है वंशी पर, यानी वंशी जो मुरली होती है उसके जो छेद होते हैं बंसी के, उस पर फिरते हुए देखा है, यानी उसको बजाते हुए उन्होंने देखा है। कवि ने बादल को घिरते देखा है और ऐसे सुंदर वातावरण में उन्होंने बादल को घिरते देखा है। ठीक है, राइट बच्चों। तो ये पूरी कविता है, कवि ने जो प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है हिमालय क्षेत्र का, और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उस मानवेतर जो जाति है उसका भी जिक्र कर रहे हैं, उनके रहन सहन का वर्णन कर रहे हैं, उनकी वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं और कैसे उनका जीवन व्यापन होता है वहाँ पर, उसका भी इन पंक्तियों के माध्यम से उल्लेख करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी स्वयं की आंखों से देखा है, इसीलिए वो सजीव वर्णन कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। और कवि ये भी कहना चाहते हैं कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है पूरी तरह, मनुष्य और प्रकृति का पूरी तरह से तादात्म्य होता है। उनके रहन सहन और वेशभूषा का चित्रण उन्होंने किया है। ठीक है, कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों हम लोग। शत शत का अर्थ होता है 100 निर्झर यानी झरना या सोता, निर्झरणी यानी झरने के जल से बहने वाली नदी, देवदारू बरगद का वृक्ष, कानन जंगल, शोणित है बच्चों लाल, धवल सफेद, कुंतल घुंघराले केश या बाल, इंद्रनील नीले रंग का एक रत्न या पन्ना। ठीक है, कुवलय नील कमल, शतदल कमल और पंखुड़ियों वाला कमल, और वेड़ी चोटी रजत रचित चांदी से बनी हुई मणि खचित मणि से जड़ा हुआ, कला में कला से पूर्ण कलाकृति बनी हुई, पान पात्र पीने का बर्तन, द्राक्षासव अंगूर से बनी मदिरा या शराब, लोहित यानी चंदन लाल चंदन, और त्रिपदी तिपाई, यहाँ पे निदाघ का अर्थ होता है गरम, और उन्मद यानी मस्त। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। कठिन शब्दों के अर्थ जब भी आप कविता पढ़ें तो आप इसको सामने रखिए, जिससे कि आपको कविता पढ़ने में आसानी हो जाएगी अगर कठिन शब्दों के अर्थ आपको मालूम है। ठीक, चलिए अब कुछ हम लोग ये कुछ रह गए हैं आपके यहाँ पर शब्दों के अर्थ। किन्नर किन्नरियां जनश्रुति और प्राचीन साहित्य में चर्चित एक मानवेतर जाति है जिसका निवास हिमालय में माना गया है और उनके गीत संगीत आदि नृत्य आदि से निकटतम संबंध होता है। ठीक, राइट बच्चों। चलिए काव्यगत सौंदर्य भी देख लेते हैं इस कविता में, इन पंक्तियों में क्या है काव्य शिल्प। तो हिमालय की प्राकृतिक छटा का वर्णन किया गया है, प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप चित्रित किया गया है, किन्नर किन्नरियों की वेशभूषा रहन सहन आदि का वर्णन किया गया है, शब्द बिंब का प्रयोग दिखाई देता है, माधुर्य गुण एवं तत्सम शब्दों की प्रधानता है, भाषा सरल एवं स्पष्ट है। ठीक है, तो ये काव्य शिल्प है, सौंदर्य था बच्चों। और इस पूरी कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में जो प्राकृतिक सुषमा है, वहाँ का अनुपम सौंदर्य है, वो बहुत ही सुंदर है और उसका सजीव रूप ही चित्रित करने का कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रयास किया है। और वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो इस कार्य में वो पूरी तरह से सफल होते हुए भी दिखाई देते हैं। उनका जो उद्देश्य रहा है प्रकृति चित्रण करना हिमालय क्षेत्र का, उसकी सुंदरता का वर्णन करना, तो इसमें वो सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई बच्चों इस कविता से रिलेटेड, और काव्यगत सौंदर्य भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और जब भी आप प्रश्नों के उत्तर लिखें तो उसमें अगर आपको कविता की व्याख्या अच्छे से समझ में आई है और शब्दों के अर्थ अच्छे से पता है आपको, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना आपके लिए कठिन
नहीं होगा। और बीच बीच में आप काव्य शिल्प के संबंध में भी उल्लेख कर सकते हैं। और कभी कभी बच्चों कुछ ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जो काव्य शिल्प या काव्य सौंदर्य को ही व्यक्त करना होता है उसमें आपको, तो उसके लिए भी आपको मैंने एक मोटा मोटा रूप बता दिया है, उससे भी आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये पूरी कविता समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग बच्चों, तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।